सकते कि आप उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर खराबी रही होगी, लेकिन शिक्षा का स्तर हमारे वहाँ कभी भी कमजोर नहीं रहा। ये शिक्षा माफिया, ये जो नकल माफिया कि पैसे दो डिग्री लो, पैसे लो दो मार्कशीट लो, ये कैसे खत्म होगा? और हम तो ये सारे दर्शक बैठे हैं और टीवी पे भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हमारी जो पिक्चर्स, जो तस्वीरें वायरल होती हैं, उसमें एक के ऊपर एक कंधे पे खड़े होकर लोग पुर्चियां दे रहे होते हैं। इस तरीके से नकल माफिया बहुत सारे पकड़े, ये कैसे, इन पर शिकंजा कैसे कसेंगे? देखिए, 19 मार्च को मैंने शपथ ली, 20 मार्च को मैंने सारे जिलाधिकारी, DIOS, SSP, इनसे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, शिक्षा विभाग को निर्देश जारी करे और तत्काल जो हम लोग कर सकते थे, 60 लाख विद्यार्थी बैठे थे बोर्ड की परीक्षाओं में, 10,900 कुछ विद्यार्थी थे जो अनुपस्थित थे। 20 तारीख को नकल के समाचार इतने ज्यादा आए कि देखकर एक व्यथित भावना से मन ग्रसित हुआ कि क्या हो सकता है इसमें। 20 तारीख को जो हम लोगों ने बात किया सबसे और कड़े निर्देश जारी किए कि 200 मीटर तक कोई भी मैनेजमेंट कमेटी का कोई सदस्य वहां पर नहीं आ सकता, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और CCTV कैमरे जहां लग सकते हैं लगाए जाएंगे, नहीं लग सकते तो हमारा जो एक केंद्र व्यवस्थापक है, प्रधानाचार्य है, उसको छोड़कर कोई और वहां पर केंद्र में नहीं रहेगा। जो सेक्टर इंचार्ज हमने बनाए, सेक्टर इंचार्ज थे और पुलिस के प्रशासन के लोग और जिला प्रशासन लोगों ने भी उससे सहयोग किया, DIOS भी हमारे इसमें रहे, कड़ाई की गई। नतीजा आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या विडंबना है हमारे प्रदेश की। 24 तारीख को जो हमने समीक्षा करा है तो 5,76,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। यानी 5 दिन में क्या करिश्मा हो गया कि 10,000 जहां छोड़े थे 5,76,000, 60 लाख में से छोड़ दिया परीक्षा। इसका मूल कारण यह था कि साल भर अगर पढ़ाई नहीं होगी, साल भर हम विभिन्न गतिविधियों में तल्लीन रहेंगे, जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए थी वहां कुछ और गतिविधियां होंगी। शिक्षक जिसको पढ़ाई करना है उसको बेचारे को BPL के कार्ड धारकों की कभी ड्यूटी में, कभी खाद्य से संबंधित व्यवस्थाओं में, कभी किसी अन्य व्यवस्थाओं में लगा दिया जाएगा। पढ़ाई कहां से करेगा? दुखी मन से कोई टीचर अच्छा अध्यापन नहीं कर सकता और एक व्यथित मन से, एक तनाव के वातावरण में कोई विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं सकता। इन दो मूल बिंदुओं पर मैंने ध्यान दिया है। पहले तो दुख का कारण क्या है शिक्षकों का? वो अपनी पेंशन के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए, अपनी विभिन्न प्रकार की सेवा नियमावली को दुरुस्त कराने के लिए, विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों से मुक्त रह सके, इसके लिए वो बेचारा DIOS कार्यालय में या अन्य बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में या कहीं अन्य पूरे साल भर तनाव युक्त होकर चक्कर काटता है। विभिन्न जगह पर उसकी ड्यूटी न लग जाए, इसके लिए वो अंतर्मन में परेशान रहता है। इसके लिए सबसे पहले कि उनके कार्यों का विभाजन क्या हो, ट्रांसफर की पारदर्शी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। घर बैठो, क्लिक दबाओ, सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, आपको कुछ दिन में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ऑनलाइन ट्रांसफर, प्रायोरिटीज दोगे 1, 2, 3, 4, 5, जहां पर पद रिक्त हैं वहां पर अपनी प्रायोरिटी दीजिए। प्रायोरिटी के बाद में क्रम बनना होगा। अगर मानो 2 लोगों ने किया तो उसके लिए क्या है, महिला ने किया, पुरुष ने किया तो क्या होगा, विकलांग ने किया या विधवा ने किया तो उसके लिए क्या होगा। हर चीज के नंबरिंग डाल के एक पारदर्शी व्यवस्था, तनाव को मुक्त होने के लिए अध्यापक के हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और विद्यार्थी बचपन में जितना वजन नहीं उससे ऊपर बचता है, उसका क्या करेगा आके विद्यालय में, जितना उसको पढ़कर जाता उससे ज्यादा फिर उसके घर में पहुंचने में। 5 साल का बच्चा घर में पहुंचता नहीं, मम्मी पापा उसको कोचिंग के लिए भेज देते हैं। तनाव युक्त बच्चा कैसे एक अच्छा नागरिक बनने की तरफ बढ़ सकता है, इस पर भी हमने विचार किया है। तमाम चीजों को लाकर हम शिक्षा के सुधार के लिए तमाम योजनाओं को ला रहे हैं और अगले सत्र से आपको दिखाई पड़ेगा। उन टीचर्स का क्या करेंगे जिनके लिए आप बता रहे हैं इधर दौड़ते हैं? आप उनसे पोलियो ड्रॉप्स भी पिलवा देते हैं, आप उनसे जनसंख्या का आकलन भी कराना शुरू कर देते हैं, आप उनकी चुनाव में भी ड्यूटी लगाते हैं, तमाम सर कभी डिप्थीरिया का टीका लगवा रहे हैं। इनको इन चीजों से कैसे, क्या इतने खाली हैं ये शिक्षक? मैंने इसी या वास्तव में इनके पास काम नहीं है? इसी चीज को मैंने लिया। या वास्तव में ये टीचर्स इतने खराब हैं कि इनके लिए अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक शिक्षक से अन्य कार्य ना लिया जाए। 1-2 जो आवश्यक कार्य होते हैं जिनमें शिक्षक की सहभागिता होती है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, बाकी में काम न लिया। इसके लिए अध्यादेश भी ला रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के परमिशन से उसको कैबिनेट में भी लाएंगे। तो क्या मैं मानूं कि पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाएंगे अब शिक्षक? नहीं, देखिए मैंने कहा कि तमाम उन चीजों में जिनमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती उनमें कार्य उनको ना करें, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। विचार आने के बाद ही किसी शब्द विशेष पर, किसी कार्य विशेष पर हम टिप्पणी कर सकते हैं।
आप इस प्रदेश के नायब भी हैं, पूरे सूबे के डेप्यूटी सीएम भी हैं। किसानों का कर्ज माफ किया आपने, उसके पैसे की व्यवस्था हो गई है क्या? देखिए, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो जनहित में करने के लिए, अगर हम किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ेगी? किसान बोझ से दबा होगा और छोटे छोटे चीजों के लिए वो आत्महत्या करेगा। उसकी उसकी जो जोत है वो बिकने से पहले ही जल जाएगी, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। विभिन्न संभावनाओं से ग्रसित होकर वो काम करने के लिए उत्प्रेरित नहीं होगा तो किसान कैसे तरक्की करेगा? इस बिंदु पर हमने सोचा और सबसे पहले हमारे संकल्प पत्र में इसी चीज को दिया गया था कि जो सीमांत और लघु किसान हैं, 86 लाख किसानों के ऐसे चिन्हीकरण हुआ, उनके 1 लाख रुपए तक के कर्जे को माफ करने का साहसिक कदम भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने उठाया है। और इसलिए उठाया है कि प्रधानमंत्री जी की अभी कल्पना है, उनका सपना है कि हमारे किसानों का जो आय है उसको हमको दोगुनी करना है 2022 तक। हम चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो, उनको समय से बिजली, पानी, उनके गांव की सड़क, उनको आवास, उनको स्वास्थ्य केंद्र, उनके यहाँ पर स्कूल, यानी एक तरीके से रोजगार के अवसर का सृजन करता हमारा ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति हो सके। इसके लिए पूरी समग्र योजना बन रही है और हमारा शहर की जो गांव और शहर की जो दूरी है ना, उस दूरी को कम करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। गांव से शहर की ओर पलायन ना हो, गांव ही स्वर्ग बने, गांव ही रोजगार का साधन बने, गांव में हम उत्पाद को कैसे बढ़ा सकें, ये सारी चीजों का जो मूल जड़ है उसकी शुरुआत हमने ऋणों की माफी से की है। और हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो कुछ त्याग करना पड़ता है। सर, मेरा वही सवाल था कि क्या उसके पैसे का इंतजाम हो गया है? करीबन 36-37 हजार करोड़ रुपया है, जिसके लिए आप बॉन्ड भी लाने वाले थे। देखिए, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार, पिछली सरकारों का, मैं किसी को आरोपित नहीं करता, तमाम योजनाएं ऐसी देख लीजिए, केवल केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचा दिखाने के लिए अरबों रुपए का अपव्यय किया गया। ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो ऊपर ही व्यय हैं उनको हम कैसे कम करें, अपव्यय को रोकें और अपव्यय के रोकने के साथ साथ आय के अन्य साधन जो हैं उनको हम कैसे सृजित करें, उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं और जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जो घाटे की वित्तीय योजना है, उन पर अंकुश हम कैसे लगाएं। सरकार ने एक समग्र चिंतन इन सारे दृष्टिकोणों पर किया है और मुझको लगता है कि जो हमारी आय की वृद्धि है उसके तमाम, अब एक उदाहरण लीजिए, खनन में जितना पैसा नहीं आता था उतना कुछ तथाकथित लोगों के अकाउंट में जमा होता था, जितना सरकार में नहीं जमा होता था। अगर वो पैसा सरकारी खजाने में जमा हुआ, हमारी आमदनी है ना, हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों का अपव्यय रोककर अगर हम उत्पादनों को अपने पक्ष में लाकर हमारा जो हमारी आय है उसको हम बढ़ाते हैं। उपभोक्ता सबसे ज्यादा जहां होता है, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है। हमारे वहां क्या है, हमारे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है। हमारे वहां नदी है, हमारे वहां तालाब है, हमारे वहां पहाड़ भी हैं। सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद हम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास समन्वित योजना का अभाव है। समन्वित योजना का एक विभाग का दूसरे विभाग से कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम बिजली दे रहे हैं तो पानी नहीं दे रहे, पानी कैसे आएगा इसके लिए हम सोच नहीं रहे। पानी हम दे रहे हैं तो हम बीज नहीं दे रहे, बीज कहां से लाएं? अगर बीज दे रहे हैं तो किसान को जो आपदा प्रबंधन से संबंधित जो सहयोग मिलना चाहिए तो वो नहीं दे रहे। एक चीज का दूसरे से कोऑर्डिनेशन ना होना, मैं समझता हूं सबसे बड़ा विग्रह उत्तर प्रदेश की उन्नति में बाधक बनकर आया है। क्या अभी भी आपके पास, मैं बिल्कुल आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, इसके बाद जनता के साथ जाऊंगा, वो भी कुछ सवाल उसके मन में होंगे, क्या अभी भी आपके पास नाली, खरंजा, सड़क, इसके फोन आते रहते हैं एज एन मेयर जैसे रहते हैं? लेकिन मैं समझता हूं कि जो जनता का प्रतिनिधि है उसका नैतिक दायित्व है कि जिस जनता ने उसको प्रतिनिधि बनाया है उसके प्रति वो जवाबदेह है। और जवाबदेही नहीं है बल्कि उसकी समस्या का निदान करना उसके कर्तव्य बोध के अंतर्गत आता है। मैं रात को उठता हूं, रात को मैंने देखा कि 12:45 पे एक कॉल है, मिस कॉल। मैं पानी पीने के लिए अचानक मेरी नींद खुलती है, मैं उनको 2 बजे मिलाता हूं, कल की मैं बात बता रहा हूं। मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोले मेयर साहब याद आ रही थी। मैंने कहा आपको मुझे याद क्यों आ रही थी? बोले नाली भरी हुई है। और मैंने कहा आपने और किसी से नहीं कहा? बोले आसानी से आपसे कह सकता था इसलिए सोचा आपको एक बार देखूंगा आप उठाते हो कि नहीं उठाते हो। पब्लिक आप में विश्वास करती है तो आपके प्रति वो चाहती है कि आप उसकी संकट का निवारण करने के लिए निवारणकर्ता आप बने। और अगर आप उसका काम करने में सफल नहीं हुए
तो जहाज को जमीन में उतारने से लाभ नहीं होता। जहाज तो जमीन पर उतर सकता है, लेकिन जनता जो काम के प्रति चैतन्य भाव जनप्रतिनिधि नहीं रखता, तो जहाज जमीन पर जिस प्रकार से उतरता है ना, उसी प्रकार से जनप्रतिनिधि भी जमीन से उतरकर कहीं और पहुंच जाता है। चलिए, जनता आपको जो फोन मिलाती है, इनमें से तमाम सारे लोग, मैं चाहूंगा सवाल पूछ ले। डिप्टी पर अनीस अंसारी जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। आगे अनीस अंसारी जी, एक सवाल उनसे अनीस अंसारी जी पूछना चाहते हैं। आदाब। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सीएजी ने अभी रिपोर्ट दी है कि 2011 से 2016 के 5 सालों के बीच में यूपी में 19% कमी आई है सरकार के प्राइमरी स्कूलों में एनरोलमेंट में। 2011 से 2016 5 साल के बीच में यूपी के सरकारी स्कूलों में 19% की कमी एनरोलमेंट में आई है। उसके बरक्स प्राइवेट स्कूलों में 37% का इजाफा हुआ है। इन्हीं 5 सालों में हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। आपकी सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए, आपका प्रश्न समसामयिक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए, इसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या कदम उठाएगी? नहीं, मैंने आपका जो प्रश्न है वो मूल भावना ये है कि क्या कारण है सरकारी स्कूलों के बजाय लोग प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस देकर पढ़ने जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हमने सरकारी स्कूलों में वो शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जो हमको की जानी चाहिए थी, और प्राइवेट स्कूलों में वो शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने किया। हम ऐसे स्कूलों को अपग्रेड करने का पूरा प्रयत्न अपने अपनी योजनाओं में रखा है। 166 दीनदयाल मॉडल स्कूलों को हम नए सत्र से लाने जा रहे हैं, जिसमें जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर बढ़ा हुआ है, उस स्तर को हम कहीं उनसे कम नहीं होने देंगे, और हम वो सारी सुविधाएं देंगे। लेबोरेटरी भी देंगे, पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक भी देंगे, फर्नीचर भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे। उनको हम वर्चुअल जो एजुकेशन है, स्मार्ट क्लासेज हैं, उनको भी हम शुरू कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में, एक साल में सारे परिवर्तन नहीं हुआ करते, कुछ समय के अंतराल में जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनकी पूर्व गरिमा ये थी कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बड़ा मुश्किल काम होता था, प्राइवेट स्कूलों में उतना लोग आकर्षित नहीं होते थे। हम कम फीस पर अच्छी शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था अपने सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं। सर, बहुत अच्छे तरीके से आपसे सवाल हो पाए, मैं भी पूछ पाया। आपने हमेशा की तरह अपने अंदाज में गंभीरता के साथ सारे सवालों का जवाब दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राइजिंग यूपी में आने के लिए और सारे सवालों का सीधा जवाब देने के लिए। आभार आपका, बहुत धन्यवाद। Dr. Sharma, I would like you to please stay back on the stage for the memento presentation ceremony. We would like to call upon stage Mr. Rajesh Raina, Group Editor, ETV News Network.